दिल्ली में बीजेपी चुनाव समिति की देर रात तक बैठक चली। करीब 5 घंटे तक चली बैठक में बंगाल के अलावा असम, केरल, तमिलनाडु के उम्मीदवारों के नामों पर मंथन हुआ। बैठक में प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के अलावा कई बड़े नेता मौजूद रहे। असम के लिए 20 और तमिलनाडु के लिए 17 उम्मीदवारों के नामों का चयन हुआ। इसके अलावा आपको बता दें, बंगाल के लिए करीब 70 उम्मीदवारों के नाम तय किए गए। देश में कई राज्यों में कोरोना के बढ़ते मामलों ने एक बार फिर डरा दिया है। बढ़ते मामलों ने पाबंदियों की भी वापसी करवा दी है। पंजाब, दिल्ली, केरल और कर्नाटक समेत कई राज्यों में कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र के हालात हर गुजरते दिन के साथ बिगड़ते चले जा रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि देश भर में कोरोना के जितने भी मरीज सामने आ रहे हैं, उनमें आधे से ज्यादा मरीज अकेले महाराष्ट्र से हैं। यही वजह रही कि महाराष्ट्र के कई जिलों में लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई है। तो वहीं नागपुर शहर और ग्रामीण में 15 मार्च यानी सोमवार से 21 मार्च तक लॉकडाउन लागू कर दिया गया है। इसी तरह परभणी और अकोला में भी लॉकडाउन की वापसी हुई है। पुणे में भी 31 मार्च तक स्कूलों और कॉलेजों को बंद कर दिया गया है और इसके साथ ही औरंगाबाद में 4 अप्रैल तक आंशिक लॉकडाउन लगा दिया गया है। लेकिन हफ्ते के आखिरी 2 दिन यानी शनिवार और रविवार को वहां पूर्ण लॉकडाउन लागू रहेगा। तो वहीं पंजाब सरकार ने भी कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य के 8 जिलों में नाइट कर्फ्यू लगा दिया है और इसके अलावा राज्य में आंगनबाड़ी केंद्रों को अगले आदेश तक बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। मास्क को ठीक से लगाना है, हाथ को धोते रहना है, 2 गज की दूरी बना के रखना है और लोगों को वैक्सीन लगाने के लिए प्रेरित करना है, उसका जन आंदोलन बनाना है। यही करना बाकी है। अब कोई रॉकेट साइंस नहीं है कोविड के खिलाफ लड़ाई में। कोविड के खिलाफ लड़ाई में दुनिया के बाकी देशों के मुकाबले हमारे पैरामीटर्स में हम बहुत आगे हैं, बहुत सफलता मिली है। अब ये हाथ में जो सफलता लगभग काफ़ी हद तक आ गई है, इसको खोना नहीं है। उत्तर प्रदेश के कानपुर से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें कुछ महिलाएं एक महिला को घेरकर मारपीट करती नजर आईं। इस हंगामे की शुरुआत जमीन विवाद के मुद्दे पर हुई, जिसमें 2 पक्ष आमने सामने हो गए। लेकिन इसी बीच एक पक्ष की महिला दूसरे पक्ष की महिलाओं के सामने अकेली पड़ गई। इसके बाद तो उन महिलाओं ने उसे घेरकर पीटना शुरू कर दिया। उसके बाल पकड़कर डंडों से भी उसकी पिटाई की गई। इस दौरान कोई भी उसे छुड़ाने नहीं पहुंचा, जिसका नतीजा ये हुआ कि उस महिला को काफी देर तक बुरी तरह पीटा गया। खबर है कि बाद में गांव के कुछ लोग बीच बचाव करने पहुंचे, तब जाकर ये हंगामा शांत हो सका। महिलाओं की मारपीट का ये वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो गया। बिहार में नीतीश सरकार के एक मंत्री के इस्तीफे की मांग पर आरजेडी ने विधानसभा से लेकर सड़क तक मार्च खोल दिया। आरोप है कि राज्य में शराब रोक के बावजूद मंत्री रामसूरत राय के स्कूल से शराब की खेप बरामद की गई, जिस पर आरजेडी ने आरोपी मंत्री पर कार्रवाई करते हुए विधानसभा से राजभवन तक मार्च निकाला। आरजेडी ने पहले बिहार विधानसभा के अंदर हंगामा किया और अब तेजस्वी यादव अपने तमाम विधायकों के साथ राजभवन मार्च के लिए निकले हैं। इसके बाद तेजस्वी यादव की अगुवाई में आरजेडी के नेता और विधायक राजभवन के बाहर धरने पर बैठ गए। उन्होंने नीतीश सरकार पर आरोपी मंत्री को बचाने का भी आरोप लगाया। बाद में तेजस्वी यादव ने राज्यपाल से भी मुलाकात की और उनसे मंत्री रामसूरत राय को बर्खास्त करने की मांग की। ये सरकार केवल अपराधियों को संरक्षण दे रही है, दोषियों पर कार्रवाई नहीं कर रही है। इससे पहले तेजस्वी यादव ने ये मुद्दा विधानसभा के अंदर भी उठाया। इसके अलावा विधानसभा अध्यक्ष के दफ्तर के बाहर भी आरजेडी नेताओं ने धरना दिया। नाराज प्रदर्शनकारियों ने नीतीश सरकार के खिलाफ जमकर नारे भी लगाए। तेजस्वी यादव ने दावा किया कि आरोपी मंत्री के खिलाफ उनके पास कई सबूत हैं, लेकिन इसके बावजूद सरकार या पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी है। असम के काजीरंगा नेशनल पार्क के पास गहपुर इलाके से दिल दहला देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें एक गेंडे ने वन विभाग की गाड़ी पर हमला कर दिया। ये घटना उस वक्त हुई जब वन विभाग की टीम इलाके में पेट्रोलिंग पर निकली थी। तभी जंगल से भागकर एक गैंडा उनकी गाड़ी की तरफ से तेजी से आता दिखा। ये देखकर वन विभाग के कर्मचारी घबरा गए और उन्होंने उस गैंडे को रोकने के लिए उसके आसपास कई गोलियां भी चलाईं। लेकिन उस गैंडे पर इसका कोई असर नहीं हुआ और इससे पहले कि वो लोग अपनी गाड़ी को वहां से भगा पाते, उस गैंडे ने उनकी गाड़ी पर हमला कर दिया। उसने उनकी गाड़ी पर कई वार किए। गनीमत रही कि सभी कर्मचारी गाड़ी के अंदर थे और इस हमले में किसी को भी चोट नहीं लगी। खबर है कि बाद में वन विभाग की टीम ने पुलिस और आसपास के लोगों की मदद से उस गैंडे को किसी तरह वापस जंगल में भेज दिया।
पंजाब के जेल और सहकारिता मंत्री सुखजिंदर रंधावा के लखनऊ दौरे पर बीजेपी ने सवाल खड़े कर दिए। वो इसलिए क्योंकि 2 दिन पहले यानी 12 मार्च को सुखजिंदर रंधावा लखनऊ पहुंचे थे और खबर है कि एयरपोर्ट से गोमती नगर के एक 5 स्टार होटल तक पहुंचाने की व्यवस्था मुख्तार अंसारी के करीबियों ने की थी। बताया जा रहा है कि जिस लग्जरी कार से मंत्री जी को एयरपोर्ट से 5 स्टार होटल तक पहुंचाया गया, उसका इंतजाम भी मुख्तार के करीबियों ने ही किया था। बीते 2 साल से मुख्तार अंसारी पंजाब की रोपड़ जेल में बंद हैं और राज्य की योगी आदित्यनाथ सरकार लगातार उसे यूपी लाने की कोशिश में जुटी है, लेकिन पंजाब सरकार उसकी बीमारियों का हवाला देकर उसे यूपी शिफ्ट नहीं कर रही। पंजाब सरकार के जवाब के खिलाफ में यूपी सरकार सुप्रीम कोर्ट भी पहुंची है, जहां ये मामला चल रहा है। चोर चोर मुसेरे भाई, ये जो मुहावरा है वो सिद्ध होता है पंजाब की कांग्रेस सरकार पर। मुख्तार अंसारी जो कि एक क्रिमिनल है, उत्तर प्रदेश में कत्ल के इस पे उनको हम लोग वापस लाना चाहते हैं पंजाब के जेल से, मगर पंजाब सरकार उसको वापस आने नहीं दे रही है। और दूसरी तरफ उनके जेल मंत्री कांग्रेस के पंजाब के, वो मुख्तार अंसारी के लोगों के साथ छुपा छुपी करते हुए उत्तर प्रदेश में आए, पकड़े जाते हैं, देखे जाते हैं। मेरा जो है वो दौरा जो है, अगर अंसारी के लिए कंसर्न होता तो कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट मेरे साथ ना जाता, फिर जेल डिपार्टमेंट मेरे साथ जाता। दूसरी बात, अगर मैंने अंसारी की फैमिली को मिलना है तो वहाँ चंडीगढ़ मिलूँगा, मैं जब वहाँ जाकर क्यों मिलूँगा? वहाँ कोई बीमार तो नहीं है उसकी फैमिली का, तो मेरे को यहाँ मिलना ठीक रहेगा कि वहाँ जाकर मिलना ठीक रहेगा? ये तो उनका द्वालियापन है। और मेरा ख्याल है कि जो उनकी इतनी गिरी हुई सोच और पॉलिटिक्स, मैं कहता हूँ इंसानियत से गिरा हुआ उन्होंने आरोप लगाया। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें एक मरीज की तबीयत बिगड़ने पर उसके घर वाले अस्पताल में हंगामा करते दिखाई दिए। बताया गया कि इमरजेंसी में जिला अस्पताल लाई गई एक लड़की को डॉक्टरों ने एक इंजेक्शन लगाया, जिससे वो बेहोश हो गई, लेकिन उसके घर वालों को लगा कि उसकी मौत हो गई है। और फिर उन्होंने अस्पताल में जमकर हंगामा शुरू कर दिया। तस्वीरों में दिखा कि गुस्से से तमतमाए मरीज के घरवाले डॉक्टरों और अस्पताल कर्मियों पर टूट पड़े। यही नहीं, उन्होंने वहां रखे सामान को भी तहस नहस कर दिया। कई लोगों को तो उन्होंने दौड़ा दौड़ा कर पीटा। इस हंगामे की वजह से अस्पताल में अफरा तफरी मच गई। वहीं इस घटना से नाराज अस्पताल कर्मियों ने इमरजेंसी समेत कई वार्ड में ताली लगाकर घंटों तक कामकाज ठप कर दिया। बहुत ही अशोभनीय है और ये अराजक तत्व हैं, इनको गिरफ्तार करके इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। हालांकि बाद में पुलिस वहां पहुंची और उसने हंगामा कर रहे 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि कई लोग मौके से फरार हो गए, जिनकी तलाश की जा रही है। दिल्ली से देहरादून जा रही जनशताब्दी एक्सप्रेस के एक डिब्बे में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। यह हादसा उत्तराखंड के कांसरो में हुआ, जब ट्रेन में अचानक शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई। और देखते ही देखते जनशताब्दी एक्सप्रेस आग की तेज लपटों में घिर गई। इस ट्रेन के एक डिब्बे की सभी खिड़कियों से आग की लपटें निकलने लगीं। धुएं का गुब्बार पूरे इलाके में फैल गया, जिसे देखकर आसपास दहशत फैल गई। हालांकि आग लगते ही उस डिब्बे में बैठे सभी लोगों को दूसरे डिब्बे में भेज दिया गया और इसके साथ उसे ट्रेन से अलग भी कर दिया गया, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। पैसेंजर्स को पहले उस कोच को उतार लिया, उस कोच को उन्होंने आइसोलेट भी कर दिया। C5 के इधर दोनों तरफ वाले कोच को सेक्शन को अलग अलग कर दिया। खबर है कि जिस डिब्बे में आग लगी उसमें 35 यात्री सवार थे। उनके साथ ट्रेन के सभी यात्रियों को बाद में दूसरी ट्रेन से देहरादून पहुंचाया गया। तब जाकर सभी यात्रियों ने राहत की सांस ली। बंगाल में सियासत का ये ऐसा दौर चल रहा है जहां राजनीतिक दलों के बीच एक दूसरे से माइलेज लेने की होड़ मची है। इस होड़ में ममता बनर्जी को लगी चोट भी एक बड़ा मुद्दा बन गया है। खबर है कि चुनाव आयोग ने बंगाल के मुख्य सचिव की उस रिपोर्ट पर सवाल उठाए हैं, जो रिपोर्ट ममता बनर्जी को लगी चोट पर सौंपी गई थी। दावा किया जा रहा है कि रिपोर्ट में यह पता नहीं चल पा रहा है कि ममता बनर्जी पर यह हमला था या महज एक हादसा। अब इसी सिलसिले में चुनाव आयोग कल 12 बजे बड़ी बैठक भी करने जा रही है। इसमें मुख्य सचिव और पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट पर चर्चा की जाएगी। दीदी के पैर पे लगा प्लास्टर मेहंदी की तरह उतर गया। ममता जी के ऊपर जो अटैक हुआ, मैंने सोचा कि अब
बाहर रहकर नहीं बल्कि बगल में रहकर, अंदर रहकर मुझे उनका साथ देना चाहिए। तो घबराई हुई है, नया नया तरीका ढूंढ करके लोगों का सिंपैथी क्रिएट करने का प्रयास करी है। 24 घंटे में प्लास्टर क्रैक बैंडेज हो गया और ये देश बहुत हंस रहा है। ममता की चोट पर सियासी संग्राम। मुख्य सचिव की रिपोर्ट से चुनाव आयोग नाखुश। ममता के साथ हादसा या हमला। चुनाव से पहले बंगाल में चोट नीति। बंगाल चुनावों में पहले चरण की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे वैसे सियासी पारा चढ़ता जा रहा है। इसी कड़ी में नंदीग्राम में ममता बनर्जी को लगी चोट सियासी संग्राम का सबब बन गई है। खबर है कि चुनाव आयोग बंगाल के मुख्य सचिव की उस रिपोर्ट से नाखुश हैं, जो ममता बनर्जी की चोट को लेकर चुनाव आयोग को सौंपी गई है। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर बंगाल के मुख्य सचिव की रिपोर्ट में वो कौन कौन सी खामियां हैं जो चुनाव आयोग के सामने सवाल बन गई हैं। पहली वजह, खबर है कि मुख्य सचिव की रिपोर्ट में यह साफ नहीं है कि चोट हादसा थी या फिर हमला होने से लगी। दूसरी वजह, मुख्य सचिव ने अपनी रिपोर्ट में जिन चश्मदीदों का जिक्र किया है उनके बयान भी अलग अलग हैं। तीसरी वजह, रिपोर्ट में यह भी साफ नहीं है कि कार का दरवाजा खंबे से टकराया या फिर कार के दरवाजे को धक्का दिया गया था। बंगाल के मुख्य सचिव की रिपोर्ट में इन सवालों का कोई जवाब चुनाव आयोग को साफ साफ नहीं मिला है। यही वजह है कि चुनाव आयोग ने इस मामले में कुछ और स्पष्टीकरण मांगे हैं। उधर मुख्य सचिव और पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट पर चुनाव आयोग की बैठक में लगातार मंथन जारी है। दावा किया जा रहा है कि ममता बनर्जी पर चुनाव आयोग के पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट में हमले का जिक्र नहीं किया गया है। रिपोर्ट में ममता को लगी चोट की वजह हमले को नहीं बताया गया है, जबकि ममता बनर्जी ने खुद अपने ऊपर हमले का आरोप लगाया था। ममता बनर्जी की चोट पर मचे इस सियासी घमासान के बीच अटल सरकार में वित्त मंत्री रहे यशवंत सिन्हा ने टीएमसी में शामिल होकर सियासी पंडितों को चौंका दिया है। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ टीएमसी में शामिल होने की अपनी वजह को साफ किया, बल्कि लगे हाथ उन्होंने ममता बनर्जी को लगी चोट के मुद्दे को भी हवा दे दी। वो एक तरह से वो मोमेंट ऑफ डिसीजन था ममता जी के ऊपर जो अटैक हुआ। मैंने सोचा कि अब बाहर रहकर नहीं बल्कि बगल में रहकर, अंदर रहकर मुझे उनका साथ देना चाहिए। सक्रिय सियासत से लंबे वक्त से दूर रहे यशवंत सिन्हा का टीएमसी में शामिल होना भले ही इस मौके पर चौंका रहा हो, लेकिन बीजेपी से उनकी वर्षों पुरानी अदावत का ही नतीजा है कि बंगाल के सियासी समर में वो अब टीएमसी का झंडा थामे हुए हैं। यही वजह है कि बीजेपी यशवंत सिन्हा और टीएमसी के इस नए रिश्ते को ज्यादा तवज्जो नहीं देना चाहती। पुरुलिया में बीजेपी की रैली की अगुवाई कर रहे मनोज तिवारी ने यशवंत सिन्हा पर जोरदार निशाना साधा है। आपकी पार्टी के एक नेता रहे यशवंत सिन्हा, वो आज तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए, इस तरह खबर आ रही है कलकत्ता से। अरे वो कब के अलग रास्ते पे हैं और उनका रास्ता हम लोग उन्हीं को मुबारक, उनका रास्ता उन्हीं को मुबारक। वो बहुत लंबे समय से नरेंद्र मोदी जी के नीतियों का विरोध कर करके अपना परिचय दे चुके हैं। इससे पहले शुक्रवार को ममता बनर्जी को कोलकाता के एसएसकेएम अस्पताल से छुट्टी मिल गई। इस दौरान व्हील चेयर पर अस्पताल से निकली ममता बनर्जी के बाएं पैर में प्लास्टर भी चढ़ा हुआ दिखाई दिया। कैमरा देखते ही ममता बनर्जी ने हाथ जोड़कर मीडिया का आभार जताया। दावा किया जा रहा है कि ममता बनर्जी की सेहत में सुधार के बाद ही उन्हें कुछ हिदायतों के साथ अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया है, लेकिन बीजेपी इसे टीएमसी का सियासी ड्रामा बता रही है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने ममता बनर्जी पर ट्वीट कर निशाना साधा। दीदी ने पिछले 24 घंटे में प्लास्टर से लेकर क्रेप बैंडेज तक लगवाई। अब क्या
अगले 24 घंटों में फुटबॉल। दरअसल टीएमसी की तरफ से लगातार ममता बनर्जी की चोट को हवा दी जा रही है। इस बाबत टीएमसी चुनाव आयोग से भी शिकायत कर चुकी है। टीएमसी के कई नेताओं ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि ममता बनर्जी पर जानबूझकर हमला किया गया, ममता बनर्जी पर जानलेवा हमले की कोशिश की गई। इसके ठीक उलट बीजेपी भी टीएमसी के आरोपों पर पलटवार का कोई मौका नहीं छोड़ रही है। पार्टी का दावा है कि ममता बनर्जी को चोट सड़क पर लगे खंबे की वजह से लगी। ममता बनर्जी चोट के बहाने सियासत कर रही हैं। ममता बनर्जी चोट को चुनावी मुद्दा बनाना चाहती हैं। ममता बनर्जी चोट के बहाने लोगों की संवेदनाएं बटोरना चाहती हैं। ये वो जो हमारा गीता में लिखा हुआ है ना, वो जो ये नसीब, ये सबसे पहले वो पहले ही लिख चुका है। वो ममता बनर्जी को जो हालत हुआ, वो नसीब टूट गया, इसलिए हालत हुआ है। वो जो नौटंकी कर रहा है, वो सारी पब्लिक का सोच आ गया। वहीं ममता बनर्जी पर हुए कथित हमले से ठीक पहले का वीडियो भी सामने आ चुका है। वीडियो में दिख रहा है कि नामांकन के बाद ममता बनर्जी अपनी गाड़ी के दरवाजे पर खड़ी होकर अभिवादन स्वीकार कर रही हैं। उनके साथ सुरक्षा कर्मी भी दिख रहे हैं। इस दौरान ममता बनर्जी की गाड़ी की स्पीड भी बेहद धीमी है। हालांकि इसके बाद क्या हुआ और कैसे हुआ, यह अभी तक सवालों के घेरे में है। लेकिन बीजेपी का यही दावा है कि बंगाल चुनाव में ममता बनर्जी इमोशनल कार्ड खेल रही हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष ने भी दावा किया है कि ममता बनर्जी अपनी चोट के बहाने राजनीतिक रोटियां सेकना चाहती हैं। राजनीति में बहुत सारा तरीका लोग अपनाते हैं। ममता बनर्जी की स्थिति ऐसी है कि पार्टी टूट रही है। उनके जो पुराने सिपाही पार्टी खड़ा करने में जिनका बड़ा योगदान रहा, ऐसे लोग पार्टी छोड़कर भाग रहे हैं। अब उनके लिए स्टार प्रचारक भी नहीं है पार्टी को लड़ाई में सामने से लीड करने वाले। तो इस स्थिति में वो घबराई हुई है, नया नया तरीका ढूंढ करके लोगों का सिंपैथी क्रिएट करने की प्रयास करी है। जहाँ तक तो मालूम हुआ, डोर खोल करके खड़े होकर रोड शो में जैसे हाथ दिखाते ऐसे ही कर रही थी। बगल में कोई खंबा में टकरा करके डोर उनकी पैर में चोट आई डोर से। स्वाभाविक है, तो चोट होता है तो ट्रीटमेंट होना चाहिए। लेकिन उसको लेकर राजनीति जब शुरू हो गया तब माहौल गर्म हुआ। उसको लेकर प्रदर्शन बंद, रास्ता में जुलूस, तो इस प्रकार राजनीति से बंगाल को कुछ मिलने वाला नहीं है। बंगाल में चोट पर मची इस सियासी गहमा गहमी के बीच बीजेपी अपना चुनाव प्रचार को धार देने में जुटी है। कोलकाता की सड़कों पर चलने वाली ट्राम के भीतर हमें कुछ ऐसी ही तस्वीर दिखाई, जहां बीजेपी महिला मोर्चा से जुड़ी नेता पार्टी के जनाधार को मजबूती देते दिखाई दी। पश्चिम बंगाल में बीजेपी चुनाव प्रचार के लिए हर वो रणनीति अपना रही है जिससे वो आम लोगों के बीच में पहुंच सके और जो बीजेपी का जनाधार पहले जहां नहीं था वहां वो उस जनाधार को पाए। क्योंकि अगर पश्चिम बंगाल की सत्ता में आना है, हर एक इतिहास बीजेपी को बनाना है, तो वो हर मुमकिन कोशिश करनी होगी जिसके लिए जनता उसको वोट दे सके। आप देख सकते हैं ये ट्राम है, कलकत्ता की मशहूर ट्राम, जहां लोग यात्रा करते हैं। एक तरह से एक समय जीवन रेखा ये कहा जाता था ट्राम को। तो आप देख सकते हैं बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, बीजेपी की महिला मोर्चा के कार्यकर्ता हैं जो गीत गा रही हैं, गाने गा रही हैं, जय श्री राम के नारे लगा रही हैं। और कोशिश यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में, खासकर आम पब्लिक के बीच में, महिलाओं के बीच में ये लोग पहुंच सकें। ट्राम का सेंटर कोलकाता की सड़कों पर चुनाव प्रचार अभियान का ये अलग कलर आप देख रहे हैं। बंगाल के सियासी समर का ये ऐसा पड़ाव है जहां एक एक सीट के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया जा रहा है, क्योंकि यही जोर किसी को सत्ता तक पहुंचा सकता है तो किसी की सत्ता छीन सकता है। देखना है कि विधानसभा की इस जंग में किसकी चोट जोरदार रहती है। उत्तर अमेरिकी देश अल्जीरिया में सरकार विरोधी प्रदर्शन तेज हो गए हैं। वहां की राजधानी अल्जीरस की सड़कों पर सरकार की नीतियों के खिलाफ हजारों लोग उतरे और नारेबाजी करते हुए उन्होंने अल्जीरिया के राष्ट्रपति के इस्तीफे की मांग की। अल्जीरिया की सत्ता में सेना की बहुत अहम भूमिका होती है। प्रदर्शनकारियों ने इसमें भी बदलाव की मांग की और अल्जीरिया में लोकतंत्र बहाली के लिए जोरदार हंगामा किया।
2019 में इसी तरह के प्रदर्शनों की वजह से वहां के उस वक्त के राष्ट्रपति बूतेफ्लिका को अपनी गद्दी छोड़नी पड़ी थी। बूतेफ्लिका 20 साल तक अल्जीरिया की सत्ता पर काबिज रहे, लेकिन जब उनकी नीतियों के खिलाफ लोगों का गुस्सा भड़का तो उन्हें सत्ता से हटना पड़ा। ताजा प्रदर्शनों ने भी वहां की सरकार की चिंता बढ़ा दी है। पश्चिम एशिया के देश लेबनान की महंगाई और बेरोजगारी समेत कई मुद्दों पर चल रहा प्रदर्शन हिंसक हो गया। लंबे वक्त से बिगड़ती अर्थव्यवस्था की मार झेल रहे सैकड़ों लोग लेबनान की राजधानी बेरूत की सड़कों पर उतरे और उन्होंने वहां की संसद की तरफ कूच कर दिया। संसद के पास पहुंचते ही प्रदर्शनकारियों ने वहां पथराव शुरू कर दिया। ऐसा लगा जैसे ये प्रदर्शनकारी संसद पर पथराव की योजना बनाकर वहां पहुंचे थे। इससे पहले कि हंगामा बढ़ता, पुलिस ने भी मोर्चा संभाल लिया। प्रदर्शनकारियों को संसद से दूर रखने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागने शुरू कर दिए। हालांकि इस कार्रवाई का कोई खास असर हंगामा करने वालों पर नहीं दिखा। बेरूत से सामने आई तस्वीरों में लोगों का गुस्सा साफ दिखा। संसद के बाहर हंगामा करने के अलावा कुछ प्रदर्शनकारियों ने वहां की सड़कों पर टायर जलाकर भी अपना गुस्सा जाहिर किया। हालांकि पुलिस वालों की सख्ती की वजह से बेरूत की सड़कों पर चल रहे हंगामे को शांत करवा दिया गया। यूपी के प्रयागराज में प्रशासन ने पूर्व सांसद और बाहुबली अतीक अहमद की शह पर बनाए गए एक अवैध निर्माण को गिरा दिया। प्रयागराज में अवैध निर्माण पर ये 58वीं कार्रवाई की गई, जिसके तहत इमामबाड़े की जमीन पर बनाई गई अवैध इमारत को प्रशासन ने गिरा दिया। इमारत को गिराने के लिए वहां कई खुदाई करने वाली मशीनें लगाई गईं। बताया गया कि इस इमारत में 60 से ज्यादा दुकानें बनाई गई थी और सभी दुकानें बेची जा चुकी थी। ये खबर भी सामने आई कि अवैध इमारत में बनी दुकानों को बेचकर करीब 10 करोड़ रुपए तक की कमाई की गई थी। प्रशासन की कार्रवाई के वक्त किसी तरह का हंगामा ना हो, इसलिए वहां भारी तादाद में पुलिस भी मौजूद रही। इस कार्रवाई के जरिए अपराधियों को भी एक संदेश दिया जा रहा है कि चाहे कितना बड़ा भी अपराधी हो, उसके खिलाफ योगी सरकार का एक्शन इसी तरह से जारी रहेगा। वक्फ की जमीन पर इतनी बड़ी अवैध इमारत को बनाए जाने की सीबीआई जांच भी चल रही है। बताया गया कि जिस जमीन से अवैध निर्माण को हटाया गया, उसे बाद में वक्फ को सौंप दिया जाएगा। जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह ने दावा किया कि सीमा पार से 200 से ज्यादा आतंकी घुसपैठ की तैयारी में है, जिससे निपटने के लिए सुरक्षा बल पूरी तरह से तैनात है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर पुलिस ने श्रीनगर और उसके आसपास मौजूद 9 आतंकियों की तस्वीरें भी जारी की हैं। अभी जो जहां पर 200 के करीब तादाद है टोटल जो टेररिस्ट इस वक्त एक्टिव हैं, और मुझे उम्मीद है कि जैसे पिछले साल उनकी गिनती पहले के मुकाबले में काफ़ी कम हुई है, इस साल और भी ज़्यादा कम हो जाएगी। हाल ही में